नमस्कार साथियों। आज हम कहानी सुनेंगे। अ, कैसा प्रतिशोध। प्रतिशोध तो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कभी कभी नारी हृदय इतना सुकोमल होता है कि वो उस भावना से भी किनारा इतनी आसानी से कर जाता है कि हमको पता भी नहीं पड़ता। आनंद लीजिएगा। कुछ देर पहले जो मामा जी के दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे थे, शायद वो जा चुके लगता है। पर एक किताब शायद उन्हीं की लगता है, वो भूल से छूट गई दिखती है। मैं एकदम से उसको उठाकर और उनके पीछे दौड़ी कि उनको लौटा दूं उनकी पुस्तक। पर मैं सफल नहीं हो पाई, वो काफी दूर निकल चुके थे मुझसे। पढ़ने का शौक तो मुझे भी है। मैं खुद ही फिर उस पुस्तक को उठाकर और उसके पन्ने उलटने पलटने लगी। मुझे उस पुस्तक में इंटरेस्ट आने लगा। वो मनोविज्ञान की पुस्तक थी, सच कहूं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और उसमें ना बार बार कहीं लेखक के रूप में फ्रायड, तो कहीं योग, तो कहीं एडलर, ऐसे नाम दिए थे। सच कहूँ ना, मैं नहीं जानती ये कौन है। पर जब पूरी पुस्तक पढ़ी तब पता चला कि ये लोग कौन है। ये लोग मनोविज्ञान से जुड़े व्यक्तित्व हैं, या इन्हें मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। और इनको पढ़कर समझकर तो शायद मेरी जीवन की दिशा ही बदल गई। खैर, अंतिम पृष्ठों से ये सब चीज पता चली, पर तब तक मैं एक सांस से पूरी पुस्तक को पढ़ गई। फ्रायड मनोविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला उस पुस्तक के माध्यम से। और योग और एडलर जो थे ना, वो भी शायद कोई मनोवैज्ञानिक ही रहे हैं, ये भी मुझे ऐसा ही पता चला उस पुस्तक को पढ़ने से। और एक बहुत बड़ी बात जो मुझे उस पुस्तक को पढ़ने से पता चली, कि मेरे साथ जो बचपन में वो घटित घटना थी ना, जिसका जिक्र मैं किसी के आगे कर भी नहीं पा रही थी, उसको शीलभंग कहते हैं, या उसको बलात्कार भी कहा जा सकता है। मुझे कुछ नहीं पता था, पर मैं बहुत दुखी थी उस घटना के बाद। अकेले कई दिनों तक चुपचाप सिसकती रही, रोती रही, पर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाई। मैं बहुत छोटी थी और मुझे समझ नहीं थी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उस लड़के ने बहुत बुरा किया। वो मतलब आज भी वो सोचती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सारा दृश्य मेरी आंखों के आगे जीवंत हो उठता है। मेरी रूह कांप उठती है। वो मेरे सारे शरीर पे एक मासूम से कोमल कोमल रोम उगाते हैं, मुट्ठियां कसदाती हैं। और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मैं अचानक अचेत हो जाया करती हूँ। और ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब मैं किसी युवा पुरुष को देखती हूँ, या मैं जानती हूँ वो उसकी सी कदकाठी वाला कोई व्यक्ति जब मेरे सामने आता है, तो मैं अज्ञात भय से कांप जाती हूँ और कुछ कह सुन नहीं पाती और बस बेहोश हो जाती हूँ। पर कल तक वो जो दृश्य था ना, मेरी आंखों के आगे आता और मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे घबरा जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था क्या होगा। अपना दिल, दिमाग, शरीर, सब पर नियंत्रण मेरे एकदम से छूट जाया करता था। पर आज ना वो दृश्य याद आया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज पता नहीं क्यों मुझ में ऐसे लगा जैसे असीम शक्ति का संचार हुआ है, और मैं उस बलात्कारी को सजा दिलाकर रहूंगी। भैया, बस मन ही मन प्रण कर लिया मैंने। बस मेरी इच्छा हो गई कि मुझे करना पड़ेगा इस। आपको बता दूं, वो जो घटना मैंने कहा ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसको बलात्कार भी कहा जा सकता है। आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया उस पुस्तक को पढ़ने से। काश ये शब्द ना मुझे पहले पता चल गया होता, तो मैं कब का अपनी माँ को बता देती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बलात्कार की शिकार हुई हूँ। पर और माँ से ये कहना कि तेरी मुंह बोली जो बहन है ना, उसी के बेटे ने मेरा शील भंग किया है, कितना आसान होता।
पर मैं कुछ कह नहीं पाई। वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ गंदा करता है, ये वो, बस मैं ये बोल-बोल के चुप रह जाती और फिर बेहोश हो जाती थी। अपनी बात को अपनी माँ के सामने रख भी नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पास उस घटना को कहाँ कहा जाएगा, मुझे नहीं पता था। काश मुझे पहले पता होता ना, तो कितना आसान हो गया होता अपनी माँ को ये सब बताना, और मेरी माँ भी इस गम में इस दुनिया को नहीं सुधारती कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। मेरी माँ को ये गम भीतर ही भीतर खोखला कर गया था कि पता नहीं इसे क्या है, ऊपर का है या क्या है। खैर, उस वक़्त उस घटना का जो अक्षरशः विवरण देना माँ को मेरे लिए नामुमकिन ही रहा था। मेरी हमेशा इच्छा रहती कि मैं चिल्ला-चिल्ला कर सब कुछ बताऊँ माँ को। पर क्या कहूँ, वो समझ नहीं पाती थी। मैं कभी कुछ जान ही नहीं पाती थी। मेरे होंठ बहुत कुछ कह देने के बावजूद भी बस सिले से रहते थे। मैंने गाँव वालों को, माँ को, माँ की सखी को इतना तो कहा, तेरा बेटा बहुत बुरा है। इस हद तक बुरा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। पर मैं उसको ये नहीं बता पाई कि वो किस हद तक बुरा है। और मेरे भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला है, वो भड़क उठती थी। मैं आप तो चाह रही हूँ मेरे सामने आ जाए तो उसका सफाया कर दूँ। उस वक़्त ना मेरी माँ खेतों में मज़दूरी किया करती थी। 2 वक़्त की रोटी हमें आसानी से मिल जाया करती थी। मुझे याद नहीं कि हम कभी भूखे सोए हों। मगर हाँ, सभी गाँव वालों से यही सुनते थे कि बेचारी गरीब दुखियारी माँ-बेटियाँ हैं। पता नहीं 2 जून की रोटी भी इन्हें नसीब होती होगी या ना होगी, क्योंकि पिताजी तो मेरे जन्म के 3 दिन बाद ही चल बसे थे। और बस वहीं से हमें देश निकाला मिल गया था घर से, और हम दोनों माँ बेटियां बस जैसे तैसे गुजार किया। और यही कारण था कि मेरे नाम के साथ एक बेचारी शब्द जुड़ गया था। हम दोनों माँ बेटियों पर सभी की दया दृष्टि रहती ही थी। कभी कोई पुरानी फ्रॉक दे जाता मुझे, तो कभी कोई पुरानी साड़ी पकड़ा जाता माँ को, कभी कोई के घर का बचा कुचा खाना कोई दे जाता। और सच कहूँ तो हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। मैं स्कूल भी जाती थी पढ़ाई करने के लिए। हमारे मास्टर जी मुझसे फीस भी नहीं लेते थे, और उल्टे बड़े बच्चों की किताबें भी मुझे दिला देते थे, यूनिफ़ॉर्म भी मुझे मिल जाती थी, स्वेटर भी पुराने यूनिफ़ॉर्म के कहीं न कहीं से कोई न कोई मुझे दे जाता था। तो मैं आराम से 5वीं 6ठी कक्षा तक तो पहुँच गई थी। और उस वक़्त मैं शायद 6ठी में थी और वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मैं 12-13 साल की थी और वो शायद 18-19 का होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर हाँ, इतना का होगा। उसकी माँ से मेरी माँ की बहुत पटा करती थी। मेरी माँ अक्सर ही उनके घर जाया करती थी और उनके छोटे-मोटे काम निपटा दिया करती थी। मेरी माँ कोई उनकी नौकरानी नहीं थी, पर फिर भी मेरी माँ शौक से सेवा करती थी और उसकी माँ भी माँ को खुश होकर कभी कुछ पकड़ा दिया करती थी, प्यार से। तो माँ भी खुश, मैं भी खुश। और अक्सर उनके घर जाती थी तो फल भी खाने को मिलते थे। वो अक्सर हमें कुछ-कुछ फल भी देती थी कभी-कभी। बहुत भली थी वो। उनका एक बेटा था, वो भी मुझे कभी-कभी चॉकलेट देता था। पर बाद में ना वो मेरे पीछे पड़ जाता, कहता, "देख चॉकलेट और दूँगा, अच्छी लगती है ना? चल खेत पार चल, और चॉकलेट दूँगा, चल खेत पार चल।" और मैं नहीं जाती उसके साथ तक तो पेट में मुक्का मार के चला जाता। पर मुझे पता नहीं क्यों ना उसका बोलना अच्छा नहीं लगता था। क्यों जाऊँ? खेत पार चल, जब देखो तब पीछे पड़ा रहता था। और जब मैं उससे फिर बात नहीं करती, तो मेरे चारों तरफ मंडराने लगता और फिर चॉकलेट देकर कहता, "अरे अब तो बोल मेरी रानी।" फिर मम्मी मेरी जो होती थी मुझे डाँटती, "अरे क्यों मुँह फुलाए बैठी हुई है? बड़ी जाने कहाँ की महारानी है, हर छोटी-छोटी बात पे बुरा लग जाता है इसको।" पर मेरी माँ उस चीज़ को नहीं समझ पाई कि मेरा शरीर उन दिनों बढ़ रहा था। कभी कहाँ से कुछ बढ़, और ये जो था ना साला, मुझे घूर-घूर के देखता रहता था। मुझे मतलब सच कहूँ,
मुझे ना अच्छा नहीं लगता था उसका यूं घूर घूर के मेरे शरीर को देखना निरखना। मैं बस उसे दूर भागा करती थी, वो थोड़ा गुस्से में मेरी माँ से मेरी शिकायत कर देता था। एक दिन तो उसने पता नहीं क्या कह दिया मेरी माँ को कि बहुत नकचड़ी है, ये है वो है। तो मेरी माँ ने खूब पिटाई करी मेरी। क्यों नहीं कहना मानती, बड़े बाप की बेटी बन जाएगी क्या, किसी का कहना सुन लेगी तो ये और वो, जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती है, ढंग से रहा कर। हमेशा माँ ने उसकी तरफदारी कर देती। अब मैं किससे शिकायत करूं। बस चुपचाप फिर मैं अपनी राह पे मुड़ जाना ही पड़ता था मुझे। जाती थी, क्या करती। एक दिन की बात है कि मैं ना स्कूल से आ रही थी। उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। एक्चुअली क्या होता, मेरी जो नोटबुक थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो मैं उसको ढूंढने में थोड़ा लेट हो गई थी। बाद में पता चला वो किसी और के बैग में थी। सारे बच्चे निकल गए, मैं अकेली आ रही थी। रास्ते में फिर वो मुझे मिल गया और मेरा रास्ता रुक कर कहता है, आजा खेत पार चल, चॉकलेट दूंगा। नहीं जाती। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको झटक दिया, पर उसने ना मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और मुझे ना दोनों चोटियों से और हाथ से ऐसे घसीटता हुआ वो खेत के पार ले गया। उस वक्त कोई भी नहीं था वहां पे, कोई ने भी नहीं मेरा जगह। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, कोई ने नहीं सुना, कोई था ही नहीं, कौन सुनता। दोपहर का टाइम था। उस साले ने बस मेरे साथ इतना बुरा काम किया, इतना गलत किया। मैं रोती रही, मैं दुबली पतली सी बच्ची उस अपने आप को बचा भी नहीं पाई। मैं समझ नहीं पाई क्या कर रहा है, करे जा रहा है। मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। रोते रोते डर के मारे मेरी गिट्टी बन गई। माँ काम पर गई हुई थी। मैं आई तो मैंने कहा अब सब मुझको बताऊंगी। पर मैं डर के मारे तो क्या कहूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, कपड़े छलनी हो रहे थे, मेरे कोहनी घुटने सब छिले हुए थे, जगह जगह से फट गए थे, जगह जगह से खून बह रहा था। पर माँ आई तो मैं बेहोश हो गई उनको देखते से ही। मैं कुछ कह ही नहीं पाई, उनने जैसे तैसे दवा दारू की। फिर वो भी माँ, उसी की माँ के पास पहुंची और वहां से दवाई लगाई, मलहम पट्टी करी और फिर मुझे थोड़ा दूध दिया उन्होंने, वो हल्दी वाला। मैंने कहा वो लड़का बहुत बुरा है, तेरी मुंह बेली बेटी, मासी का बेटा बहुत बुरा है। क्या तू तो उसके ही पीछे पड़ी रहती, जब देखो तब उसकी शिकायत करती रहती है, बहुत बड़े बाप की बेटी है, जब देखो तब उसकी शिकायत करती रहती है। माँ ने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं, शायद माँ समझ ही नहीं पाई। उन्हें लगा मैं खेलते कूदते कहीं झाड़ियों में अटक गई हूँ, या पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। पर मुझे ये मनोवैज्ञानिक जो सत्य है, ये जो घटना है, इसको क्या कहते हैं, इसे पता होता तो मैं माँ को स्पष्ट रूप में कहती मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, मैंने बहुत कुछ कहा, पर माँ समझने को ही तैयार नहीं थी, क्योंकि उस पर तो माँ बेटे का जुनून सवार था। वो तो कहते थे बहुत अच्छे लोग हैं। पर खैर, धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। सब लोग कहने लगे लड़की रोज रोज बेहोश होती है, बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई छुड़ाओ और इसकी शादी करा दो। फिर माँ ने भी कोशिश करी, पर कभी कोई रिश्ता मेरे लिए आता, मैं उस लड़के को देख और फिर घबरा जाती, वही घटना मेरे को तो फिर दिखती और मैं बेहोश हो जाती। लोग कहते हैं कि इस पर तो प्रेत का साया है, कोई कहता कि इसको कुछ ऊपरी बीमारी है, कुछ न कुछ है इसको। तो ऐसे में तो कौन अपने बेटे को मुझे बहू बनाएगा। ऐसे करके बस वो मेरी उम्र निकल गई और माँ मेरे रोज इसी दुख में गम में पगलाती गई और बीमार पड़ गई, और एक दिन वो भी स्वर्ग सिधार गई। मैं हमेशा के लिए अकेली रह गई। बस रोने कलपने के अलावा कुछ भी नहीं था। वह बस माँ के जैसे घरेलू काम मजदूरी करती। फिर एक दिन मेरे मामा जो शहर में रहा करते थे, कहीं मिले, उनको थोड़ी सी दया आ गई मुझ पर। वो फिर मुझे अपने साथ लेकर शहर आ गए। यहाँ आकर धीरे धीरे मैंने उनके घर में जीना सीखा। कुछ पुस्तकें भी पढ़ने का शौक था मुझे, वो भी पढ़ी। 10वीं कक्षा भी मैंने पास कर ली तब तक। और आज इस पुस्तक को पढ़कर तो मेरे भीतर एक नवीन चेतना का संचार हुआ। मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, अपने आप को पहचाना। मन में जो प्रतिशोध की भावना थी वो भी भड़क उठी और मैं तड़प उठी
कि क्या दोष है मेरा जो मुझे ये नारकीय और अपमानित जीवन जीना पड़ा, और वो कुत्सित करने वाला घृणित अपराधी मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, शान से जी रहा है। बड़े बाप का बेटा है ना आखिर। खैर, मुझे कुछ इच्छा हुई और मैंने मामा जी से कहा, मामा जी मैं एक दिन अपने गांव घूम आऊं। उनका ठीक है बेटा, घूम कर आ जाओ, देख आओ, बहुत दिन हो गए गांव गए। मैंने मन ही मन प्रण किया और कि मैं उस बदमाश को मजा चखा के रहूंगी, जाऊंगी तो सही और एक बार बताऊंगी तो सही गांव वालों को कि उसकी वजह से मैं अभिशप्त और सजा दिलाऊंगी उसको। क्योंकि इसमें मैंने सारा पढ़ लिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत, काम प्रवृत्ति, हृदय, वो अहम परा अहम, उपयोगिता, महत्व, सब कुछ मैंने पढ़ा समझा। और मेरे भीतर जो अचेतन में जो एक भ्रम था वो भी दूर हुआ और मैं पूर्णतः चेतना अवस्था में आकर रहकर सोचने समझने की क्षमता विकसित कर पाई। सच्ची पुस्तक पुस्तक तो बड़े कमाल की थी। खैर, गांव पहुंचकर मुझे पता चला उसे तो सरकारी नौकरी मिल गई और अब वो शहर में रहता है। खैर, जैसे तैसे बदले की आग और नफरत और गुस्से को शांत करती मैं उसके घर तक पहुंची। उसकी माताजी से पता चला कि उसकी तो शादी भी हो गई। बुरा तो लगा, पर खैर, मुझसे शादी का अधिकार छीनकर और खुद घोड़ी चढ़कर बैठ गया। खैर, मैंने उसके साथ सपना नहीं देखा कोई शादी का, मुझे तो कभी पसंद नहीं था, पर उसकी शादी का सुनकर बुरा लगा कि उसकी भी नहीं होनी चाहिए थी, वो इतना गंदा लड़का है। और क्योंकि ऐसा लगा था कि सारे पुरुष एक से होते हैं, तो धीरे धीरे आप जाना कि सारे पुरुष वैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो तो राक्षस था, उसने मेरा जीवन अंधकारमय किया, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, पता नहीं फिर मौका मिल जाए किसी और लड़की का, नहीं जीवन वो अंधकारमय कर दे। पर वो तो एक सम्मानित सुखी गृहस्थ की जीवन जी रहा है। इतनी में एक बहुत सुंदर सी नई नवेली बहू आई और मेरे पैर छुए उसने। मैंने भी उसको आशीर्वाद दे दिया, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। ओ, बाद में मुझे पता चला ये तो उसी राक्षस की पत्नी है। हाय रे, वो तो इतनी सुंदर सी सीधी सादी सी थी ना, उसको देख के मुझे पता नहीं क्या हुआ। दीदी आप बैठिए, आप पानी लेंगी, मैं पानी लाती हूँ और चाय भी बना लाती हूँ तब तक। और वो तो मुझे प्यार से बैठा के और खुद चली गई चाय पानी लेने। मैंने सोचा ठीक है, इसके माध्यम से ही मैं बदला लूंगी, कोई बात नहीं, इससे बात करके इसको बताऊंगी वो कितना बुरा है। पर धीरे धीरे जब मैं उसके साथ बातें करती रही ना, तो वो तो बहुत भली स्त्री थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसे लगा मेरी ही कोई छोटी बहन सी हो। बहुत प्यारी सी थी वो। और उसकी मम्मी तो शुरू से ही अच्छी थी, वो हमारा बहुत ध्यान भी रखा करती थी। तो हम दोनों बहुत तीनों बहुत देर तक बातें करते रहे, बहुत मज़ेदार बातें हुई, बचपन की बहुत सारी बातें हुई। और मैंने ये भी महसूस किया कि वो एक नेक दिल और पतिव्रता स्त्री है, ईमानदार स्त्री है। धीरे धीरे मेरे भीतर उसके प्रति एक सहानुभूति सी समा गई। वो कुछ देर उठ के गई तो मैंने कहा मैं भी शौचालय होकर आती हूँ, और रास्ते में मैंने सोचा कि अब यदि मैं उस राक्षस से बदला लूंगी तो वो तो इस नेक दिल स्त्री का पति है, सारी चोट इसको होगी। ओफ, उस गधे पर, उस राक्षस पर चोट करूंगी और भुगतना इसको पड़ेगा। ओह, इसका सुहाग, ओफ, वो नहीं है, एक स्त्री दूसरे स्त्री के सुहाग पर तो नहीं खतरा बढ़ा सकती। नहीं, मुझे नहीं करना होगा ऐसा। एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, अब उससे बदला लेने का जो समय है वो निकल चुका, मुझे उसी वक्त ले लेना चाहिए था। अब तो मैं कुछ भी करूंगी ना, ये स्त्री परेशान हो जाएगी, इसका जीवन नारकी हो जाएगा।